चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था माइटोसिस के बाद वो मियोसिस, वो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यानी कि मियोसिस भी जो है एक तरह का सेल डिवीजन है और वो क्या करता है कि उसके द्वारा भी हम लोग हमारे जो सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं और वो अपने मतलब डिवाइड होकर के और यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। माइटोसिस के अंदर हम लोग देखे थे कि एक सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं जब मियोसिस पूरा कंप्लीट हो जाता है तब। लेकिन वहां और यहाँ में फर्क क्या है कि वहां पे जब भी डिवाइड होता था तो एक सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल बनते थे, लेकिन वो पेरेंट की तरह एग्जेक्ट हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये मियोसिस कहाँ पे ऑकर होता है? वो मियोसिस ऑकर होता है हमारे जर्मिनल सेल में, यानी कि जहां से गैमेट फॉर्मेशन होता है वहां पे एक्चुअली में ये ऑकर होता है। इसीलिए जब सेल डिवाइड होकर के मियोसिस के अंदर 4 बनते हैं तो चारों जो है हेप्लॉइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, तो चलिए उसी को देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे बोलता है कि मियोसिस एक स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन है जो क्या करवाता है, दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर। यानी कि इसमें एक स्पेशल टाइप का ये सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर घटेगा हाफ रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। और जैसे ही क्रोमोसोम नंबर घटता है तो उससे क्या होता है कि जो डॉटर सेल बनेंगे वो कैसे हो जाएंगे? वो हैप्लॉइड बनेंगे। कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे और उनके अंदर में क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आखिर फिर बात आता है कि भाई मियोसिस का इंपोर्टेंस क्या चीज है। मियोसिस का इंपोर्टेंस को देखते हैं कि मियोसिस क्यों होना जरूरी है। तो क्या होता है कि अगर मान लेते हैं कि जर्मिनल सेल में भी अगर माइटोसिस हो जाता, जर्मिनल सेल में भी अगर माइटोसिस हो जाता तो होता क्या कि जर्मिनल सेल में जब माइटोसिस हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने के लिए मिला कि एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म डेवलप होते, जैसा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। तो उसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट पेरेंट की तरह कॉपी होते हैं और ऐसे होते हैं कि यहाँ पे जितने आप लोग बैठे हुए हैं उसमें क्या देखने के लिए मिलता है कि सब एक ही टाइप के दिख रहे हैं। तो इसी को हटाने के लिए नेचर ने क्या किया? मियोसिस का डेवलपमेंट किया। और मियोसिस क्या करवाता है? वेरिएशन करवाता है। और वेरिएशन होगा तभी जाकर के इवोल्यूशन पॉसिबल है। और समय समय के हिसाब से क्या देखने के लिए मिलता है कि बदलाव देखने के लिए मिलता है। तो वही ये बताता है कि वेरिएशन में इसका रोल प्ले होता है, मतलब ये वेरिएशन लाता है, मियोसिस वेरिएशन लाता है। और यही रीजन है कि देखिए हम लोग एक ही माँ बाप के अगर 2 भाई हुए या 2 बहन हुए तो उसमें क्या होता है कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ट्विंस का बात नहीं कर रहे हैं, समझे ना। लेकिन जनरली अगर देखिएगा तो इस तरह से अलग माँ बाप एक ही है लेकिन भाई बहन में बिल्कुल डिफरेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो वो किसके वजह से हो रहा है भाई? मियोसिस के वजह से हो रहा है। फिर बोलता है कि मियोसिस जो होता है ना उसमें क्या रहता है कि टू कीप क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट, यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो कांस्टेंट रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ये किसके द्वारा होता है? सेक्सुअल। ये किसमें देखने के लिए मिलता है? सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखता है। मतलब इसका मतलब क्या बोला कि याद कीजिए, मान लेते हैं कि पेरेंट सेल का जर्मिनल सेल है, ये भी पेरेंट सेल का जर्मिनल सेल है। अब ये क्या करेगा? मियोसिस जब इसमें होता है इसमें भी क्या होगा भाई? मियोसिस होगा। तो उस दौरान ये क्या होता है कि ये एन में कन्वर्ट हो जाता है और ये भी एन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मान के चलिए कि स्पर्म बन गया। अगर ह्यूमन का बात करें तो ये स्पर्म और ये क्या बन गया? ओवा बन गया। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट। तो इसमें क्या बोला कि टू कीप क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट, यानी कि देखिए यहाँ ये पेरेंट था, ये पेरेंट थे, उसके बाद इनमें डिवीजन हुआ मियोसिस, तो ये क्या हुआ? ये तो गैमिट बना था ना, ये गैमिट में एन आ गया, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधा हो गया। लेकिन जब अगला जनरेशन में फर्टिलाइजेशन के बाद जब अगला जनरेशन में देखिएगा तो यहाँ पे फिर से देखिए कि ये रीस्टोर हो गया, यानी कि पेरेंट जैसा था उसके बेबी के अंदर फिर से वही क्रोमोसोम संख्या आ जाता है। तो यही वाला लाइन बोलता है टू कीप क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। फिर ये भी अपना आगे जनरेशन बढ़ाएगा तो इसका भी गैमेट क्या हो जाएंगे? एन हो जाएंगे। और एन हो जाएगा फिर वो एक और एन से मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? 2n हो जाएंगे। तो इस तरह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या करवाता है मियोसिस? ये जो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो तो जाता है जरूर, लेकिन आगे जाकर के कांस्टेंट कर देता है। वो जाकर के बच्चों में वो फिर से कांस्टेंट हो जाता है और इसी तरह से आगे कहानी चलते रहती है। तो इसका 2 काम हुआ, एक वेरिएशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और दूसरा क्रोमोसोम नंबर जो हाफ हो जाता है तो आगे जाके रिस्टोर हो जाता है उसके अगला नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसीलिए बोलता है कि मियोसिस इंश्योर प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल of sexual reproducing organism whereas the fertilization restore the diploid phase। यानी कि देखिए मियोसिस जो है वो हैप्लॉइड गैमिट का प्रोडक्शन करवाता है। देखिए हैप्लॉइड गैमिट प्रोड्यूस हुआ कब? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग के दौरान
सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के दौरान हेप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस जरूर हुआ, लेकिन जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ फिर से रीस्टोर हो जाता है और डिप्लॉइड फेज आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें। अब आइए इस मियोसिस को हम लोग डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो मियोसिस में क्या देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट कि पेरेंट है उस, अब देखिए अब एक सेल जर्मिनल सेल में हम लोग चलते हैं और उस जर्मिनल सेल को उठाइए तो एक सेल जो होगा कैसा होगा, इस तरह से होगा और ये 2n नंबर में होगा। तो पेरेंट सेल के अंदर क्या होगा कि तुरंत वो इंटरफेज में जाएगा, G1 फेज में जाएगा, एस में जाएगा और G2 में जाएगा। जैसे माइटोसिस में जाता था सब वैसे ही कहानी होता है। इसीलिए क्रोमोसोम का संख्या और यहाँ पे देखिए जो हमारा डीएनए की संख्या यहाँ क्या हो गया, डबल हो जाता है इस तरह से, और तुरंत वो किस में फिर चला जाएगा, मियोसिस फर्स्ट में चला जाएगा। अब मियोसिस फर्स्ट में क्या क्या होता है भाई, तो मियोसिस फर्स्ट में जैसे ही गया अपना साइकिल तो उसमें कैरियोकाइनेसिस सबसे पहले होता है। जैसे माइटोसिस में भी कैरियोकाइनेसिस होता था, यहाँ पर भी क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट है। और मियोसिस कैरियोकाइनेसिस को यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, फर्स्ट, सब में फर्स्ट लगा दो। लेकिन यहाँ पे एक वेरिएशन देखने के लिए मिलता है कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 फेजों में डिवाइड होता है, जिसका नाम है प्रोफेज को 5 फेजेज में डिवाइड किया जाता है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। अब बात आता है कि सर इसको याद कैसे करें, ये याद कैसे होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक है भाई, उसको याद रखिएगा कि ले जरा पानी डीप एंड डाई, ले जरा पानी डीप एंड डाई, यानी कि नहीं होता कि आप कहावत सुने होंगे कि चुल्लू भर पानी लो और डूब मरो, ऐसे सुने हैं ना, तो इसी पर ये बना हुआ है, ये ट्रिक है कि ले जरा पानी, पानी को लो और डीप एंड डाई यानी कि नाक डुबा लो अपना और मर जाओ। डीप ओकरा में करो, डीप मतलब क्या होता है, डुबाना, और डाई मतलब मर जाना। तो ये वाला ट्रिक क्या आपको बता दिया, ले जरा पानी यानी कि ले से क्या हो जाएगा, लिप्टोटीन, जरा से क्या हो जाएगा, जाइगोटीन, और पानी से क्या हो जाएगा, पेकाइटीन, और डीप से क्या हो जाएगा, डिप्लोटीन, और डाय से क्या हो जाएगा, डायाकाइनेसिस। अरे याद हो गया, अरे याद हो गया, क्या है ट्रिक, ले जरा डीप एंड डाई, ठीक है। इसके बाद ये जैसी प्रोफेज खत्म होता है, डायाकाइनेसिस खत्म होगा, फिर मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, फिर टेलोफेज फर्स्ट, और जैसी टेलोफेज हो जाएगा स्टूडेंट तुरंत फिर वो किस में चला जाता है, साइटोकाइनेसिस में। साइटोकाइनेसिस यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट होगा, और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट होगा तो देखिए यहाँ पे 2 सेल का निर्माण होता है। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो कितने सेल का निर्माण होता है, 2 सेल का, और दोनों में देखिए क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर कैसा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम यहाँ पे हाफ हो जाते हैं और क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं और डीएनए भी क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ। जब क्रोमोसोम हाफ हो गया तो डीएनए तो हाफ होना तय है। तो इसमें और इस पूरे दोनों को क्या बोलते हैं, डायड सेल बोलते हैं, डायड सेल, और इसको डॉटर सेल भी कहा जाता है। अब ये दोनों सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। तो जैसे ही यहाँ पे आइएगा मियोसिस सेकंड में फिर वही ये दोनों सेल G1 फेज में जाते हैं, और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि वो फिर से एस फेज में नहीं जाते हैं, यानी कि एस फेज में जाते तो डीएनए क्या हो जाता, डबल। लेकिन यहाँ पे देखिए डीएनए भी आधा हो गया और क्रोमोसोम नंबर भी आधा हो गया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस सेकंड होने से पहले G1 फेज है, G1 फेज के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि G1 फेज के बाद एस फेज आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नो डीएनए रेप्लिकेशन, और एस फेज अब्सेंट होता है मियोसिस सेकंड होने के दौरान। इसके बाद डायरेक्ट G1 से किस में चला जाता है, G2 में, और फिर इसके बाद किस में चला जाता है, मियोसिस सेकंड में। और मियोसिस सेकंड जो है वहां पे डीएनए तो पहले से ही आधा है, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि फिर से वहां पे जाएगा, और ये क्या, मियोसिस सेकंड को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। और 1 मिनट यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा आप, कहां पे, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और डीएनए सेम एज पेरेंट, यानी कि पेरेंट के अंदर डीएनए कितना था, 2C था, वैसे ही डीएनए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। और यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो गया, हाफ, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना था, 4 था, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। और ये देखिए, लेकिन जैसे ही मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड के अंदर पहले से डीएनए क्या हो जाता है, डीएनए वहां पे हो जाता है आधा, और क्रोमोसोम क्या होगा, माने इसमें डीएनए क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्रोमोसोम तो पहले से आधा हो ही चुका है। अब यहाँ पे देखिए, इसीलिए ये इसको इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है, यानी कि जैसा यहाँ पे देखिए, जैसा ये वाला सेल होगा वैसा ही सेम यहाँ पे 4 गो और सेल बनेंगे, ये 2 सेल। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, तो कैरियोकाइनेसिस आपकी क्या बोलेंगे, सेकंड, और कैरियोकाइनेसिस सेकंड में वही 4 फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, सब सेकंड हो गया। और इसके बाद जैसे ही इस पे गुजरेगा तो साइटोकाइनेसिस सेकंड, और उससे क्या बन जाएंगे, 4 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है, जिसको टेट्राड ऑफ सेल भी कहते हैं। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सब में आधा हो ही गया, और डीएनए भी क्या हो जाता है, पेरेंट से आधा हो जाता है। 2C था तो कितना हो जाता है, C खाली बच जाता है। तो इस तरह से आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, मियोसिस फर्स्ट के
जो मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चेंजिंग आते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग फेज है। इसमें मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में जब चलिएगा तो इसमें G1 पहला नंबर आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा, ठीक है। इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट आ जाता है। अब प्रोफेज फर्स्ट में सबसे पहले कौन स्टार्ट होगा? लेप्टोटीन। अब इसमें दो चीज आपको ध्यान में रखना है कि एक तो जो सेंट्रियोल है वो क्या करना चालू कर दिया, मूव करना चालू कर दिया, और दूसरा क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर होना अभी चालू हुआ है, यानी कि अभी पूरा डिसअपियर नहीं हुआ है। और साथ ही साथ क्रोमोसोम कैसा होने लगा, कंडेंस हो करके, आप देखिए जैसे गुलदस्ता होता है ना, गुलदस्ता में क्या होता है कि फूल को ऐसे इस तरह से क्या करते हैं, एक जगह खोस देते हैं और खोसने के बाद कितना खूबसूरत दिखने लगता है। उसी तरह से आप देखिए कि ये जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होकर कैसा नहीं लग रहा है कि इस तरह से ये बिल्कुल कैसा है कि ये ऐसे फूल की तरह निकला हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, मियोसिस हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, तो उसमें 23 जोड़ा किधर से आते हैं, मां से आता है। अरे हमारे अंदर कोई भी सेल अगर ट्विन है तो 23 क्रोमोसोम किधर से आया होगा, मां से, और 23 क्रोमोसोम किसके, पिताजी से। तो बस ये वाला तुम लोग ध्यान में रखना। और देखो एक जैसे ये 23 क्रोमोसोम है, इधर से भी ये कितना है, ये भी 23 क्रोमोसोम है। तो ये देखिए ये दोनों जब आपस में आते हैं तो ये एक मदर से आया है, एक फादर से आया है, लेकिन ये दोनों क्या है, थंब है, मान लेते हैं यहाँ पे थंब है और दोनों एक जैसा दिखते हैं। तो वैसे ही क्रोमोसोम के अंदर पेयरिंग होता है, जो जैसा है उसके साथ, लेकिन आया हुआ है दोनों, इधर मदर से आया हुआ, इधर फादर से। तो देखिए ये दोनों आपस में आएंगे, ये दोनों आपस में आएंगे, ये दोनों, इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या होता है, पेयरिंग होता है। तो जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम है यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से अटैच होना चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए थ्रेड लाइक क्रोमोसोम लॉन्ग और सिलिंड्रिकल हो जाता है, दूसरा अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है, और ये बकेट स्टेज कहलाता है, यानी कि गुलदस्ता वाला स्टेज कहलाता है। इसके बाद क्या होता है कि ये तुरंत किस में चला जाता है, जाइगोटीन में चला जाता है। किसमें चला जाता है, जाइगोटीन में, जहां पे क्या होता है, सिनेप्सिस होता है। क्या होता है, सिनेप्सिस। अब सिनेप्सिस क्या होता है स्टूडेंट, ये समझिएगा। सिनेप्सिस होता है कि जैसे ये मान लेते हैं फादर की तरफ से आया हुआ है, ये किधर से आया हुआ है, मदर की तरफ। जैसे इन लोग दोनों है, तो इन लोग देखिए पास में कैसे आते हैं, इसका कहानी बता रहे हैं। पास में इन लोग कैसे आते हैं, इसका कहानी आपको मैं बताऊंगा। तो आपको इमेजिन करना है कि ऐसा कितने होंगे, ऐसा कितने जोड़ा होंगे, 23 जोड़ा। लेकिन यहाँ पे 23 को लिखना जरूरी है क्या, यहाँ पे 2 ठो लिख दिए, 1 ठो लिख दिए तो समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। बाकी आप इमेजिन कीजिए कि 23 जोड़ा के साथ ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि ये दोनों बिखरे हुए रहते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है मतलब ये दूर रहते हैं, एक तरफ मदर वाला, मान लेते हैं ये क्रोमोसोम एक इधर वाला है, एक क्रोमोसोम इधर। अब ये दोनों क्या करेंगे, पास पास आएंगे। तो इस तरह से कैसे पास आते हैं, तो सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे डेवलप हो जाता है। यहाँ पे देखिए लेटरल पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में ऐसे साइड से पास में आएंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। यानी कि ये वाला क्या है भाई, ग्रीन वाला जो बनाया है सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, और ये क्या करता है, इन लोगों को पास में लाता है। और जैसे ही पास में आता है तो इस स्टेज को बाइवैलेंट फॉर्मेशन कहते हैं। यानी कि बाइवैलेंट मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, देख रहे हैं ना, 2 क्रोमोसोम है, और इन लोगों के पास 2 सेंट्रोमियर है। अरे है, एक का भी बता रहे थे, इसीलिए ये क्या बोलता है कि बाइवैलेंट का फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ और यहाँ पे इसको टेट्राड फॉर्मेशन भी कहा जाता है, यानी कि 4 क्रोमेटिड वाला कहा जाता है। जैसे एक क्रोमोसोम के ऊपर कितने क्रोमेटिड है, देखो 4 है ना, तो इसको बाइवैलेंट और टेट्राड फॉर्मेशन इस स्टेज में कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये पास में आ जाते हैं तो अच्छे से दिखना चालू हो जाता है। उसी तरह से पेकाइटिन है। अब पेकाइटिन का जो स्टेज है उसमें क्या होता है कि जैसे इसमें आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर यानी कि मदर फादर वाला क्रोमोसोम और मदर वाला क्रोमोसोम क्या करेंगे, जब आपस में एक दूसरे के पास जुड़ते हैं तो एक दूसरे का आर्म के साथ, मतलब एक तरह से कहिए कि ऐसे बाहों को फैला करके और एक दूसरे का हाथ को ऐसे पकड़ लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हाथ को पकड़ लिए और बीच में कौन मदद कर रहा है, सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो हाथ को पकड़े हैं उसी को क्या हम लोग बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर कहां पे होगा, जहां पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल डेवलप होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लो। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या होता है भाई, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों ऐसा जगह है, इसी को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। नोड्यूल्स बोलते हैं। मतलब क्या हुआ कि वह जगह जहां से एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, यानी कि जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा, तो इसी स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और वहीं से ये साबित होता है कि वहीं से क्रॉसिंग ओवर होगा। तो इसमें क्या होता है भाई, क्रॉसिंग ओवर होता है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। यानी कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। देखिए ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। और एक ही क्रोमोसोम के 2 अगर रहेंगे तो ये दोनों को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अगर इसका और ये दोनों क्या होगा, नॉन सिस्टर।
तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर देखने के लिए मिलता है। तो ये पेकाइटिन स्टेज में क्या होता है स्टूडेंट, क्रॉसिंग ओवर होता है। और आपको बता दें कि इसी के वजह से हम लोग इतना वेरिएशन है, भाई में बहन में जो वेरिएशन आता है, तो इसी की वजह से। तो यहाँ पे लिख लेना कि ये जो है इवोल्यूशन के लिए ये क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा फेज, पेकाइटिन फेज। कुछ याद रहे चाहे नहीं, पेकाइटिन में बस ये याद रखो कि इसमें क्या होता है कि क्रॉसिंग ओवर होता है। और क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, अब देखो दोनों आपस में मिल गए, अब इसके बाद डिप्लोटिन में चला जाएगा। और डिप्लोटिन में क्या होता है कि जैसे डिप्लोटिन में गया ना, तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इन लोग मिले और इन लोगों को अब दूर खींचना चालू कर दिया। तो जैसे ही दूर खींचना चालू किया, तो इधर पापा वाला क्रोमोजोम, इधर मम्मी वाला क्रोमोजोम क्या करेंगे, आपस में अब बातें करने लगते हैं कि भाई अब कैसे करें, अब तो हम लोग अलग हो जाएंगे, अब तो हम लोग दूर हो जाएंगे। तो उन लोग बोलते हैं कि चलो कुछ ना कुछ निशानियां दे देते हैं एक दूसरे को। तो पापा अपना वाला क्रोमोजोम को काट करके मम्मी में दे देते हैं, और मम्मी वाला अपना क्रोमोजोम काट करके पापा वाला में दे देते हैं। तो इस तरह से एक्सचेंज हो जाता है। और फिर इन लोगों को देखें, डिप्लोटिन में यही होता है, काइज्मा फॉर्म। अब उन लोग को अलग करने लगा, लोग अलग करने लगेगा। तो जहां पे जैसे नहीं होता कि हाथ से हाथ ऐसे पकड़ लिए, हाथ से हाथ पकड़ लिया, अभी अलग करने वाले हैं। लेकिन जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस समय जैसे पहले तो ऐसे सटा हुआ था, इस तरह से था, लेकिन अब अलग होंगे तो ऐसे एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, देखिए एक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना, जिसको हम लोग को बोलते हैं काइज्मा फॉर्मेशन हुआ। क्या फॉर्मेशन हुआ, काइज्मा। और एक शेप का होता है। और इसमें क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, बीच में हट जाते हैं। और इसके बाद होमोलोगस क्रोमोसोम अब सेपरेट होना चालू होते हैं। अब दोनों को एक दूसरे की तरफ अलग अलग खींचना चालू कर दिया। और जैसे खींचते हैं, अब जाने लगे, तो जाने से पहले इन लोग क्या करते हैं, डायकाइनेसिस में पहुंचते हैं। और डायकाइनेसिस में ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोग इधर से खींच रहे हैं, कुछ लोग इधर से खींच रहे हैं। और जैसे ही ऐसे खींचते हैं, तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इन लोग क्या करते हैं, अपने अपने जेनेटिक मटेरियल का क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो देखिए इधर वाला काला था, लेकिन ब्लू आ गया, इधर ब्लू वाला है तो काला आ गया, कि जाओ अब हम लोग तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन निशानियां बाकी रहेगा। तुम हमारे निशानी से जिंदा रहना और हम तुम्हारे निशानी से जिंदा रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस और स्पाइंडल का फॉर्मेशन होने लगता है। और टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइज्माटा, यानी कि काइज्माटा जो बना था, अब घसक करके जैसे ऐसे क्रॉसिंग ओवर बना था, अब घसक करके यहाँ पे आ गया। अभी देखिए यहाँ पे आ गया, और यहाँ देखिए स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो गया। अब ये इधर से अटैच हो गया, ये इधर से अटैच हो गया। तो इस तरह से है। ऐसे टाइम नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता, नहीं तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, पूरा सॉन्ग के साथ बताते कि कैसे कैसे होता है। फिर कभी मिलेंगे तो बताएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।